हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए कि केंद्रीय बैंक जो है ना किस ढंग से साख नियंत्रण करता है देश के भीतर में। साख का नियंत्रण कहने का मतलब है कि व्यावसायिक बैंक जो जनता को लोन बांटती है ना, उस पर लगाम लगाना, उस पर नियंत्रण रखना कि देश के अंदर पैसा ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इसी को कहते हैं साख नियंत्रण करना। देखो, देश के अंदर में पैसा ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं है, एक समान रूप से होना बहुत अच्छा होता है। तो उसी को करने की कोशिश करती है यहाँ पर केंद्रीय बैंक, और इस नीति को हम लोग कहते हैं यहाँ पर केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। ध्यान से सुनिए, मौद्रिक नीति कहते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहने की साख नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है, जिसके अंतर्गत साख नियंत्रण के दो विधियां अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? दो विधियां। एक होता है मात्रात्मक विधि, जिसको क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, और दूसरा है गुणात्मक विधि, जिसको क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं। मतलब कि मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरीके के होते हैं। मात्रात्मक यहाँ पर देखो ज़्यादा कारगर होता है या नहीं, आपको बताते हैं। देखो, उपरोक्त के यह दोनों जो विधियाँ हैं, ये दोनों विधियों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में तरलता को कम या अधिक किया जा सकता है, जिसे हम साख नियंत्रण कहते हैं। मतलब तरलता का मतलब होता है पैसा, मुद्रा। तो मुद्रा को कम करना या ज़्यादा करना है, ये तय होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा कि देश में पैसा ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग समझते हैं साख नियंत्रण करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साख का सृजन कौन करता है? तो व्यावसायिक बैंक करता है। लेकिन साख पर नियंत्रण कौन रखेगा, है ना? साख सृजन पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो वो होगा हमारा केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, लेकिन साख का सृजन करता है व्यावसायिक बैंक। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कह रहे हैं पहला क्या। अब देखो, पहला हमने लिया है मात्रात्मक माप, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स। कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और वैधानिक तरलता अनुपात, फिर इसी ढंग से CRR, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इस तरह के जो है ना यहाँ पर पॉलिसी एडॉप्ट की जाती है। ध्यान से सुनिए, ये है क्या टर्मिनोलॉजी। देखो, पहला है बैंक दर। ये हो सकता है कि 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन पूछे कि बैंक दर क्या है। तो कह रहे हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर कि केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। ऋण कौन दे रहा है? केंद्रीय बैंक दे रहा है, रिजर्व बैंक दे रहा है। किसको? व्यावसायिक बैंकों को दे रहा है लोन। कब के लिए? दीर्घकाल के लिए। तो जिस दर पर दे रहा होगा ना, उसी दर को कहते हैं हम लोग बैंक दर। मतलब यहाँ पर लोन मिल रहा है व्यावसायिक बैंकों को, जहाँ पर हमारा खाता होता है ना, खाता, वो व्यावसायिक बैंक ही है, वो केंद्रीय बैंक नहीं है। केंद्रीय बैंक देश में एक ही होता है, जिसका नाम नोटों पर लिखा हुआ है ना। देखेंगे आप तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको हर एक नोट पर मिल जाएगा। तो वही है दरअसल भारत का केंद्रीय बैंक। कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति यानी कि तरलता बढ़े, यानी कि पैसा जब देश के अंदर में ज़्यादा चलन में हो, ये अगर सोच रही है गवर्नमेंट यहाँ पर RBI, तो उस समय क्या होगा? तो वह बैंक दर को कम कर देगी निश्चित तौर पर, है ना। बैंक रेट को घटाएगी। बैंक रेट जैसे ही घटेगा तो व्यावसायिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो ज़्यादा लोन मांगेंगे। ज़्यादा लोन मांगेंगे तो क्या होगा? वो जनता को भी यानी कि पब्लिक को भी यहाँ पर ये ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। पब्लिक के पास भी पैसा बढ़ जाएगा। तो यानी कि जनता के पास पैसा बढ़ गया, मतलब देश में पैसा ज़्यादा चलन में आ गया। लेकिन यहीं अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि अगर वो चाहती है या फिर चाहता है, यानी कि केंद्रीय बैंक चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति यानी कि सप्लाई या फिर उनकी तरलता या फिर पैसे का चलन देश में कम हो, तो वो चाहेगी कि बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए। मतलब व्यावसायिक बैंकों को लोन महंगा में देने की कोशिश करेगी, जब वो चाहेगी कि नहीं, जनता के पास पैसा नहीं रहना चाहिए इतना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। दूसरा है रेपो दर। रेपो दर का मतलब होता है अल्पकालिक जो है यहाँ पर लोन मिल रही है एक तरीके से। अल्पकालिक मतलब कि देखो, कह रहे हैं रेपो दर वह दर है जिसके आधार पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में अल्पकालीन ऋण प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये हो सकता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे। अब ध्यान से देखिए, हमने पिक्चर यहाँ पर लगा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सो ये है आपका व्यावसायिक बैंक, ठीक है, जहाँ पर आपका खाता होता है ना, वो व्यावसायिक बैंक ही होता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। और ये है देश का केंद्रीय बैंक, जो कि हम RBI के रूप में जान रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है ना, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पेपर रहती है व्यावसायिक बैंकों के हाथ में रहता है, तो वो केंद्रीय बैंक को दे देता है। कहते हैं लो, हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पेपर है, तो वो आप रख लो। ठीक है, और उस स्थिति में व्यावसायिक बैंक
इन बैंकों को यानी कि व्यावसायिक बैंकों को लोन दे देता है। तो जिस रेट पर लोन मिलता है उसी रेट का नाम है रेपो रेट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब इनके पास सप्लाई ज़्यादा पहुँचेगा ना मनी का, तो ये हमेशा जनता को ज़्यादा पैसा देगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सो कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि बाजार में मतलब अर्थव्यवस्था में यानी कि देश में मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई और तरलता बढ़े यानी कि पैसा ज़्यादा हो देश में, तो रेपो दर को उस समय घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वहाँ चाहती है ये कि बाजार में पैसे की आपूर्ति यानी कि तरलता कम हो, जनता के हाथ में पैसा कम रहे, तो वहीं से बैठे बैठे केंद्रीय बैंक दर को या फिर रेपो दर को ये सब क्या करती है, बढ़ा देती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है रिवर्स रेपो दर, मतलब उल्टा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक से, केंद्रीय बैंक किससे, व्यावसायिक बैंक से उसके तरलता आधिक्य को स्वीकार करती है। यानी कि जब भी पैसा यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों के पास एक्सेस हो जाता है ना, जो कि जनता ले नहीं रही है पैसा उधार, तो इस ढंग से वो पैसा चला जाता है केंद्रीय बैंक के हाथ में। कहती है कि लाओ तुम्हारा पैसा हम रख देते हैं और उस पर हम तुमको कुछ ना कुछ ब्याज दे देंगे, तो तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। ये केंद्रीय बैंक कह रही है कि लाओ तुम्हारा पैसा हम रख देंगे। जैसे मम्मी जो है ना, मम्मी क्या करती है, मामा जी जैसे ही 100 रुपये का नोट धरा के जाते हैं, मम्मी कहती है कि लाओ तुम्हारा पैसा हम रख दें। वैसा ही केंद्रीय बैंक कर रही है मम्मी की तरह ही, है ना। केंद्रीय बैंक कहती है व्यावसायिक बैंकों से कि लाओ तुम्हारा कैश हम रख देंगे और उस पर थोड़ा सा हम तुमको ब्याज भी दे देंगे। मम्मी भी यही करती है, 100 रुपये का तुमसे नोट ले लेती जो मामा जी देते हैं तुमको, और वो 5 रुपये का सिक्का थमा देती है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहे कि जब भी केंद्रीय बैंक को ये लगा कि नहीं पैसा जो है ना चलन में कम रहना चाहिए देश में, तो उस समय केंद्रीय बैंक इसका प्रयोग कर लेती है और इससे तरलता कम हो जाता है देश के भीतर में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब क्या करें, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। हो सकता है कि ये शॉर्ट में पूछे, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। देखो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं अंग्रेजी में सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। तो व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा राशि का ना एक निश्चित अनुपात अपने ही पास कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और अल्पकालीन आधारित जो साख प्रतिभूतियां होती है, सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उसके रूप में रखना होता है। मतलब व्यावसायिक बैंकों के पास जो हम लोग अपना खाता में पैसा जमा करते हैं ना, उसका कुछ पैसा व्यावसायिक बैंक खुद अपने पास रखेगी, किसी को लोन बांटेगी नहीं। मतलब अगर हमने मान लो अपने बैंक में 100 रुपये पैसा जमा दिया है, तो व्यावसायिक बैंक इसका कुछ परसेंटेज, लगभग ये 18% होता है, तो 18% मान लो कि अपने पास रख लिया, मतलब 18 रुपया अपने पास रख लिया। तो 100 रुपया का 18 रुपये घटा दीजिए, तो यहाँ पर जितना भी पैसा बचेगा वो लोन बांटेगी। समझ पा रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर हम 82 रुपया बचा है तो 82 रुपया लोन बांटने के लिए है, बाकी 18 रुपया ये लोन बांटने के लिए नहीं है, वो व्यावसायिक बैंक अपने पास रख लेगी चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 18% क्या है, SLR है। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि नगद आरक्षित अनुपात। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे। कह रहे हैं कि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कह रहे हैं कि देखो सभी व्यावसायिक बैंकों को ना अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है। मतलब अगर हम लोग मान करके चलते हैं कि केंद्रीय बैंक यहाँ पर एक जो है वो एक देश का जो है वो ऐसा बैंक है जो कि नियंत्रण करने का काम करेगा व्यावसायिक बैंकों को, तो इस ढंग से क्या होता है कि जितने भी देश में व्यावसायिक बैंक हैं उन सभी को अपनी कुल जमा राशि का ना कुछ पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा दे देना होता है। यानी कि वर्तमान में देखेंगे तो भारत में नगद जो आरक्षित अनुपात हो 4% अभी बताया जा रहा है, लेकिन 6% हो गया है। अब चेकआउट कर लेना, RBI का लिंक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। RBI केवल टाइप कर लेना, ठीक है, गूगल पर जा करके, और देखना उसमें करंट पॉलिसी रेट लिखा रहता है, तो वहाँ से क्लिक करोगे मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी बैंक को 100 लाख रुपये जो है जनता से पैसा मिलते हैं, तो उसका 4 लाख रुपया जो है ना पैसा किसके पास जमा दे देगी, केंद्रीय बैंक के पास, यानी कि RBI के पास रखना ही होगा। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझो। यहाँ पे देखो पिक्चर से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये हम लोग हैं, तो हम लोग अपना पैसा क्या करते हैं, अपना बैंक में 100 रुपया दे देते हैं, 100 रुपया जमा दे दिए इसको। लेकिन व्यावसायिक बैंक अपने पास नहीं रखेगा वो पैसा, कुछ पैसा जो है ना ले जा करके किसको दे देगा, केंद्रीय बैंक को। तो मान लो 100 रुपया जमा दिए हैं, तो उसका 4% यानी कि 4 रुपये किसको दे देगा, केंद्रीय बैंक को। तो यही जो 4% गया है या फिर 4 रुपया गया है, यही कहलाता है CRR। मतलब 100 रुपया का कुछ परसेंटेज ले जा करके दे दिया केंद्रीय बैंक को, जबकि हमने अपना पैसा अपने बैंक में जमा किया था। लेकिन अपना बैंक क्या करता है, ले जा करके केंद्रीय बैंक को दे देता है। ये केंद्रीय बैंक की ही नीति है कि ये सब पैसा अपने पास नहीं रख सकता। यानी कि हम लोग जो अपना पैसा अपना खाता में जमा करते हैं, वो टोटल पैसा केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक के पास नहीं रह गया, उसका कुछ पैसा केंद्रीय बैंक के हाथ में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर अभी जा रहा है। देखो इसी को कह रहे हैं CRR।
चलिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं क्या कि इस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है, मतलब व्यावसायिक बैंक को किसी तरह का कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए वहां से यूज करती है केंद्रीय बैंक, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR अल्पकालीन ही होता है, यानी कि शॉर्ट रन होता है, केवल आपका ना बैंक रेट लॉन्ग टर्म का था, बाकी आपका साथ शॉर्ट रन का है। अब हम लोग आते हैं गुणात्मक माप पर, यानी कि यहाँ पर आ गए हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के ऊपर में। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है ऐसा बन सकता है अब कि गुणात्मक माप क्या है, RBI का मौद्रिक नीति में गुणात्मक माप क्या है। तो इसमें पहला आता है चयनात्मक साख नियंत्रण, यानी कि कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए ऐसी नीति अपनाई जाएगी केंद्रीय बैंक द्वारा। कह रहे हैं कि चयनात्मक साख नियंत्रण से हमारा मतलब अर्थव्यवस्था के कुछ गिने चुने क्षेत्रों से है जिसमें कि केंद्रीय बैंक इस तरह की नीति अपनाती है, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा अनचाहे आर्थिक क्रियाओं और गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिए जो है ना लोन देने पर यानी कि जोर डालना या फिर उसको दबाव बनाना, ये सब किया जाता है। क्योंकि व्यावसायिक बैंक कभी कभी बाहर चढ़ जाता है और जनता को खूब लोन बांटने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उनको डिमोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, हतोत्साहित करना जरूरी होता है, और प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं का स्तर जो है बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कुछ उन क्षेत्रों में पैसा दो जहां पर जरूरी है, तुम आराम सराम जिधर चाहते हो उधर पैसा बांटते चलते हो, तो ये व्यावसायिक बैंक से कहा जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा। देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं साख राशनिंग, हो सकता है क्वेश्चन अलग से पूछे 2 नंबर में। साख राशनिंग का मतलब क्या होता है, साख राशनिंग के अंतर्गत केंद्रीय बैंक क्या करता है ना, व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा तय कर देती है। यानी कि केंद्रीय बैंक कहती है व्यावसायिक बैंकों से कि अनाप शनाप पैसा मत दो जनता को, हम कह रहे हैं ना जनता के पास पैसा है तो तुम अनाप शनाप काहे बांट रहे हो, ऐसा कहती है केंद्रीय बैंक, किसको, व्यावसायिक बैंकों को। तो इसके लिए सीमा तय कर देती कि बस इतना ही पैसा देना, निर्धारित सीमा से अधिक जो है व्यावसायिक बैंक ऋण नहीं दे सकते ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर क्या करें, उपरोक्त यह सभी तरीके जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं जिसे भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, RBI यानी कि इसका प्रयोग करके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले साख का नियंत्रण आसानी से कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आखिरी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि उपरोक्त ये सभी विधियां देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिससे कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई कह लो, इन्फ्लेशन कह लो, और अवस्फीति यानी कि वस्तुएं जब सस्ती हो जाती है, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, देश को बचा लेती है। तो यहाँ पर ऐसे ही साख नियंत्रण किए जाते हैं जिससे कि मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है, मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ना ज़्यादा वस्तु मूल्य महंगा होगा ना सस्ता होगा, क्योंकि वस्तु महंगा सस्ता होना दोनों जो है ठीक नहीं है देश के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो कंटेंट के साथ, समझ में आ गया होगा कंटेंट आपको। सो अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो अगले कंसेप्ट में बात करेंगे। जय हिंद।